गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जून 22, वेंसडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर के एनालिसिस। आप सोच रहे होंगे सर आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए अनफॉर्चुनेटली आज पता नहीं कुछ टेक्निकल एरर रही होगी, आज का द हिंदू न्यूज़पेपर उनकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं कंटेंट आपके लिए नहीं बना पाया। 8 बजे अपलोड हुआ है लेकिन वो भी पूरी तरह से अपलोड नहीं हुआ, 2-3 पेज अपलोड हुए, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो भैया इन्फॉर्मेशन लेने से हमें मतलब है। तो इंडियन एक्सप्रेस से ले लेते हैं, रोज द हिंदू से ले लेते हैं, कल से फिर से हम लोग द हिंदू रेगुलरली कंटिन्यू करते रहेंगे। तो जैसी समस्या है वैसे ही सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन आज हमारे पास यही है, तो इसको देखने वाले हैं। कुछ टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं, जैसे ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम और अग्निवीर एजुकेशन, एमपीसी एंड इंफॉर्मेशन, इन्फ्लेशन, स्टैग्नेशन एंड इंडिया। ये एक्चुअली आज का एक्सप्लेन्ड सेक्शन है और एडिटोरियल सेक्शन है। तो आज मैंने यहां से 2 एडिटोरियल लिए हैं और 2 एक्सप्लेन्ड सेक्शन लिए हैं। खासकर ये जो एमपीसी सॉरी ये ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम वाला जो है और इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन वाला है, ये वो दोनों ही बहुत जबरदस्त हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और दोनों ही इकोनॉमी सेक्शन से हैं। और इकोनॉमी सेक्शन से आपको पता ही है कि जब भी कोई इस तरह का आर्टिकल आता है तो उस पर काफी फोकस करता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली जो बच्चे हैं वो इकोनॉमी के टॉपिक से थोड़ा सा अनटच रहते हैं, तो इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा ये एडिटोरियल सेक्शन है आज का, एमपीसी एंड द इंफॉर्मेशन, ये भी इकोनॉमी सेक्शन से है। अग्निवीर और एजुकेशन जो है ये जनरल टॉपिक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट का चुनाव कर लिया गया है और आसाम के अंदर काफी ज्यादा फ्लड आया है, तो इसको आप डिजास्टर मैनेजमेंट से या ज्योग्राफी से भी कवर करके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस। थोड़ा सा हमारे लिए देखिए इन्फॉर्मेशन तो घुमा फिरा के वही रहती है, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, वो बात अलग है कि रोज हम तो हिंदू पढ़ते हैं तो थोड़ा हमें उसकी आदत हो गई है, अदरवाइज कंटेंट दोनों में बराबर रहता है। इंपॉर्टेंस के हिसाब से भी दोनों न्यूज़पेपर बराबर हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आप कोई भी पढ़ सकते हो। चलिए, तो पहला तो ये तो पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो आ गया है भैया उसमें महाराष्ट्र के अंदर। तो उद्धव सरकार की, ठाकरे की जिनकी सरकार थी, गवर्नमेंट जो मेजोरिटी में थी, अभी इनके 30 एमएलएज ने जो है रेबल कर दिया है और हो सकता है इनकी सरकार गिर भी सकती है। तो ये तो पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसमें हमको ज़्यादा जाने का मतलब नहीं है। हाँ, हमारे एग्जाम के हिसाब से पॉलिटी के परस्पेक्टिव से हम जो है थोड़ा इसको कवर कर सकते हैं अपने, जैसे मेजोरिटी कितनी चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ सकते हैं, एनआरसीएम के इलेक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ सकते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ सकते हैं। तो वो चीज़ें हमारी ऑलरेडी एनसीईआरटी वगैरह में और हमारे लक्ष्मीकांत में अच्छे से कवर की गई हैं। हाँ, इस क्राइसिस को लेकर डेफिनेटली एडिटोरियल वगैरह कोई आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पर्टिकुलर न्यूज़ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा पॉलिटिकल न्यूज़ है। देखिए, द्रौपदी मुर्मू सेट टू बी इलेक्टेड फर्स्ट ट्राइबल वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम सबको पता है कि 18 जुलाई को प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें अपोजिशन पार्टी और जो इस समय गवर्नमेंट है वो अपने अपने कैंडिडेट को लेकर तिकड़म भिड़ा रहे थे। अपोजिशन पार्टी ने 3-4 नाम को पहले रखा था सामने, जिन्होंने मना कर दिया था। फाइनली अपोजिशन ने भी डिसाइड कर लिया है कि यशवंत सिन्हा जी को, यशवंत सिन्हा जी, एक्चुअली यशवंत सिन्हा जो थे ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। बाद में इन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया और इन्होंने टीएमसी को ज्वाइन कर लिया, तृणमूल कांग्रेस को, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो उनको फाइनली उनके नाम के ऊपर सहमति बनी है अपोजिशन पार्टी के द्वारा। गवर्नमेंट ने किसको बनाया है, जो मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट एनडीए है, उन्हें द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया है। देखिए वैसे टू बी ऑनेस्ट मैंने आज तक किसी का द्रौपदी नाम नहीं सुना था। ऐसा कहा जाता है इंडियन कल्चर में कि लोग द्रौपदी को अपनी गर्ल्स का जो नाम है वो द्रौपदी नहीं रखते हैं, यूजुअली सीता रख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब महाभारत आप पढ़ते हो तो द्रौपदी का एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है और महाभारत के अंदर बहुत पावरफुल रोल इनका रहा है। और ऐसा कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि द्रौपदी इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से महाभारत हुआ था। तो शायद लोग अपने लड़कियों का जो नाम है द्रौपदी नहीं रखते हैं। आप अपने आसपास देखते होंगे किसी का नाम आपने कभी द्रौपदी नहीं सुना होगा। तो पहली बात तो मेरे लिए बहुत यूनिक सा चीज था ये, मैंने खुद जब इसको पढ़ा कि द्रौपदी मुर्मू। अब बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो जो संथाल कम्युनिटी से आती हैं। ठीक है, संथाल एक जो है हमारी कंट्री में वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट जो है ट्राइबल कम्युनिटी है, पहले पे गौंड्स आते हैं। तो 64 ईयर ओल्ड है, इससे पहले गवर्नर रह चुकी है झारखंड की। तो इनको एनडीए ने अभी प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए चुना है। तो ऑफ कोर्स ये प्रेसिडेंट बनने वाली है क्योंकि एनडीए के पास पूरी तरह से मेजोरिटी है, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो भारत की पहली ट्राइबल और वो भी महिला प्रेसिडेंट अभी फाइनली इंडिया को मिलने वाली है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले जो है दलित प्रेसिडेंट हमारे पहले रह चुके हैं, इवन कोविंद जी हैं, वो भी एक दलित प्रेसिडेंट के तौर पे ही उनका नाम प्रोजेक्ट किया गया था। और अभी एक जो है ट्राइबल कम्युनिटी से, संथाल कम्युनिटी से आई हैं।
तो ये भी हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि वो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन जो है और इस तरह से जो कम्युनिटीज़ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिल रहा है, वो भी हाईएस्ट लेवल पे। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी ना, तो वो एक चीज़ है। तो ये तो छोटा सा पॉलिटिकल न्यूज़ था। यहाँ पे एक छोटा सा कोई न्यूज़ व्यूज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट एक इन्होंने बयान दिया है डोवल जी ने। तो इनसे सवाल पूछा गया बेसिकली, तो इनको कहा कि सर जो ये अभी नुपुर शर्मा वाला केस हुआ है, तो आपको क्या लगता है इसका क्या इम्पैक्ट रहा होगा इंडिया के ऊपर? तो इन्होंने कहा कि देखिए अभी इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है, जो प्रोफेट मोहम्मद जी के अगेंस्ट में या उनके बारे में कुछ उन्होंने बोला है, तो कहते हैं कि इसका देखिए हमारी डेफिनेटली इंडिया की रेपुटेशन के ऊपर फर्क पड़ा है, इंटरनेशनली काफी फर्क पड़ा है, मिडिल ईस्ट में खासकर, और ऐसा सब होना नहीं चाहिए था। तो इन्होंने बेसिकली ये कहा है। तो एक्चुअली जब इतने बड़ा ऑफिसर अगर एक्सेप्ट कर रहा है कि भैया इम्पैक्ट पड़ा है, तो मतलब इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। देखिए कल योगा डे भी था, और मालदीव से न्यूज़ आ रही है कि मालदीव में जब योगा कैंप एक लगाया गया था किसी पार्क में, किसी ग्राउंड में, वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए, उन्होंने तोड़फोड़ वहाँ पे मचाया, क्योंकि दे वर ऑल्सो एंग्री विद दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा दी जाती है। तो इस थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा, है ना, सोसाइटी को भी, पॉलिटिकल पार्टीज को भी, कि आप ये कहाँ तक डिसीजन लेके जा सकते हो ना, कि कहीं ना कहीं तो लाइन तो खींचना पड़ेगा ना यार आपको। मतलब आप जो है पॉलिटिक्स कर रहे हो वोट बैंक के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक लाइन ऐसी होनी चाहिए भैया जिसको आप कम से कम क्रॉस नहीं कर सकते हो, है ना, एक वो थोड़ा सा रहना चाहिए। तो ये महाराष्ट्र से ही न्यूज़ है, ये हम लोग कोई नहीं पढ़ने वाले हैं इसको पूरी बिल्कुल भी। यशवंत सिन्हा जी का मैंने आपको बता ही दिया, फाइनली ये इनको डिसाइड कर लिया गया है। सर्विस चीफ मीट पीएम आईएएफ, नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट आउट हो गया है। इंडियन एयरफोर्स का भी आर्मी ने पहले ही कर दिया था, तो नेक्स्ट वीक से जो है भर्तियां शुरू हो जाएंगी, नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आप में से किसी को फॉर्म भरना है तो आप वो डेफिनेटली फॉर्म भर सकते हो। उसके अलावा इन्होंने ये कहा, कुछ लोगों का कहना है कि देखो भैया इतनी बड़ी पॉलिसी लेके आने से पहले कुछ सोचना चाहिए था, सरकार को स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करनी चाहिए थी। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि मीटिंग्स नहीं हुई है, बहुत मीटिंग हुई है, 150 प्लस मीटिंग्स हुई हैं, 500 घंटे से ज्यादा डिस्कशन हुआ है, बहुत सारे स्टेक होल्डर के साथ डिस्कशन हुआ है, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ डिस्कशन हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इसको ओवरनाइट लेके हम लोग आए हैं। इन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके बस में होता तो 1980s में ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए था, क्योंकि 1989 में बहुत सारी कमेटी है, उसके बाद भी सही कई सारी कमेटी बनाई गई, जैसे अरुण सिंह कमेटी बनाई गई थी, राइट, कई सारी कमेटी के इन्होंने नाम दिया है यहाँ पे। उसके अलावा जो है एक कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी 2000 के अंदर। उसके अलावा 6 पे कमीशन और जो है शेकतकर कमेटी जो काफी फेमस कमेटी है 2016 में बनाई गई थी। इन सभी ने इस चीज को रिकमेंड किया था, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत सारी कमेटी ने रिकमेंड किया है बहुत सालों से। और इन्होंने ये भी कहा कि देखिए हम लोग ये अग्निवीर जो स्कीम लेके आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग डाउन स्केलिंग कर रहे हैं, हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग क्या करना चाहते हैं, अपनी जो फोर्सेस हैं उनको यंग बनाना चाहते हैं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यंग आए। अभी हमारी एवरेज एज जो है वो 32 ईयर्स है, तो सरकार इसको जल्दी से जल्दी 26 ईयर करना चाहती है। और आने वाले समय में मोस्टली जो लड़ाइयाँ होंगी वो टेक्निकल होंगी, मैन फोर्स का इतना ज़्यादा वहाँ पे यूज़ भी नहीं होने वाला है। तो 46 अग्निवीर्स को इस साल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब इंक्लूड किया जाएगा। 50,000 से 60,000 जो है वो अगले साल उसको किया जाएगा। और बाकी आपको सब चीज़ें पता ही हैं, 4 साल के बाद आपकी रिटायरमेंट होने वाली है, जिसमें से 25% लोगों को वापस जो है 15 साल के लिए रिक्रूटमेंट किया जाएगा, मतलब लॉन्ग जो परमानेंट कमीशन जिसको बोला जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप में से किसी को भरना है तो आप उसे भर सकते हो। इसमें एजुकेशन पर्सपेक्टिव हम लोग एडिटोरियल सेक्शन में करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि रो ओवर द प्रोफेट रिमार्क्स हिट इंडियाज रेपुटेशन, दोवल जी ने कहा है, ऊपर भी कहा था नीचे भी कहा है, तो 2 आर्टिकल यहाँ पे दिए हैं इन्होंने, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। एवरी इंच अंडर वाटर फ्लड सबमर्जेस साउथ आसाम टाउन। तो भैया आसाम के अंदर वैसे भी आपको पता है कि आसाम जो है इंडिया का वर्स्ट फ्लड हिट स्टेट है। और अभी देखिए मानसून शुरू हो गया है ना, और मानसून में जो है वहां पे ये सब चीजें होती ही हैं। यहाँ पे मानसून के समय में जो है क्या रीजन है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में खासकर आसाम वगैरह के अंदर जो है इतना ज्यादा वो चीजें होती हैं। तो देखिए अगर हम लोग आसाम की बात करें तो जैसे हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ पे और भी बहुत सारे रिवर हैं, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, लोहित है, यहाँ पे बराक रिवर है, और भी बहुत सारे रिवर्स हैं ना। तो ऊपर से ये जितनी रिवर्स भी आती हैं ट्रिब्यूटरी की हिमालय की, एक्चुअली यहाँ की जो टोपोग्राफी है ना वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। देखिए मिसमैनेजमेंट तो है ही, वो तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के साइड से होता ही है, लेकिन टोपोग्राफी और यहाँ की जो जियोग्राफी है ना वो भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। पहली बात तो ये कि जो हिमालय है, ऊपर से हिमालय का जो स्लोप है, जो नॉर्थ की तरफ स्लोप है, चाइना की तरफ है, वो जो है काफी स्मूथ है, स्मूथ इन द सेंस के जेंटल है, बहुत हाई स्लोप नहीं है।
लेकिन जो सदर्न साइड में है वो काफी स्टीप स्लोप है। स्टीप स्लोप का मतलब ये है कि यहाँ से जो भी रिवर्स आती हैं वो काफी फास्ट स्पीड के साथ आती हैं। एक तो देखिए मानसून में बारिश ही बहुत ज्यादा हो रही है, ऊपर से वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आती हैं, तो बहुत ज्यादा सेडिमेंट वगैरह वाटर वॉल्यूम उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से वो एकदम से काफी ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ आती हैं। आपको ये पता है कि सदिया और धुबरी धुबरी और सदिया के बीच में जो है वो आसाम के अंदर जाती है, तो जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से आसाम के अंदर रिवर जो है ब्रह्मपुत्रा जो एंट्री करती है, तो उसकी स्पीड एकदम से जो है वो एकदम हाई स्लोप से बिल्कुल लो स्लोप के ऊपर आ जाती है, प्लेन के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से पीछे से बहुत सारा सेडिमेंट वो एकदम से फ्लो करने लगता है। और फिर सरकार क्या करती है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, वो यहाँ पे एम्बैंकमेंट बना देता है। मान लो यहाँ पे एक सिटी है जोरहाट, तो जोरहाट के आगे पीछे ना ऐसे एम्बैंकमेंट बनाई हुई है ब्रह्मपुत्रा रिवर को के वाटर को जो है वो मतलब उसको जो है टैकल करने के लिए। लेकिन होता क्या है, जैसे ही ब्रह्मपुत्र रिवर जोरहाट से आगे जाती है, तो क्योंकि एम्बैंकमेंट वहां पे है नहीं, तो अचानक से वो पानी जो है साइड के खेतों वगैरह में फैल जाता है। तो जो छोटी छोटी सिटीज हैं वहां पे प्रॉब्लम होती है, या और कई बार वो जो एम्बैंकमेंट होती है वो टूट भी जाती हैं, जिसकी वजह से सारी सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो फ्लड आई है वो सिलचर के अंदर आई है, ठीक है। सदर्न आसाम का जो बिगेस्ट टाउन है सिलचर, और बराक वैली जो है वहां पे फ्लड आया है। तो इसका रीजन जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि एक्चुअली जो वहां पे एम्बैंकमेंट थी, वो जिसका नाम है बेथुकांडी एम्बैंकमेंट, वो टूट गया था बराक रिवर के ऊपर जो बनाया गया था, जिसकी वजह से वो सारा पानी वहां पे घुस गया है। तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से कुछ पैसा वैसा वहां पे दिया गया है, और आर्मी को भी लगा दिया गया है, जितनी भी हमारे पास साधन थे वो सब लगा दी गई है। लेकिन समस्या यह है कि वहां पे बोट्स नहीं है हमारे पास। जो कंट्री बोट होती हैं, जो छोटी छोटी नाव होती हैं, उनका अभी सहारा लिया जा रहा है, और लोकल लोग काफी परेशान है, बिकॉज बिजली नहीं है, नेटवर्क नहीं है, वो सारी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ये देख सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। और ब्रिक्स का समिट को वर्चुअल मीटिंग होने वाली है अभी 23 और 24 तारीख को, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको जो है डेफिनेटली ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि इंडिया और चाइना के बीच में 2 साल से इशू चल रहा है ना, बॉर्डर के ऊपर, उसके बावजूद भी हम लोगों ने फैसला किया है कि हम इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। देखिए डिस्प्यूट वगैरह अपनी जगह है, लेकिन बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, हमेशा मैं पहले भी कहता हूँ आपको, है ना। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन अगर बातचीत ही करना बंद कर दोगे तो भैया किसी तरह का भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। तो शायद यही सोच के इंडिया यहाँ पे इसको मीटिंग को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो थोड़ा देर में करेंगे, ये भी थोड़ा देर में करेंगे। पहले एक्सप्लेन्ड सेक्शन कर लेते हैं, जो कि काफी बढ़िया टॉपिक मुझे लगा आज का। द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक, ये किस इंटरेस्ट रेट की हाइक बात कर रहा है? देखिए इंटरेस्ट रेट हाइक का मतलब देखिए होता है कि अगर कहीं पे कोई बैंक, जैसे अगर आप लोग फेडरल बैंक की बात करो जो कि यूएसए का बैंक है, या फिर इंडिया की बात करो, आरबीआई की बात करो, तो जब ये इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि भैया अभी अगर आप लोन लेने जाओगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। आप कार लोन लेने जाओगे, आपको होम लोन लेना है, कुछ भी लेना है, तो उसका इंटरेस्ट रेट काफी हाई हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको लोन लेना महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव हो जाता है लोन लेना, इसलिए आप लोन नहीं लोगे। लोन नहीं लोगे, और सिर्फ आप ही नहीं, टाटा बिरला अंबानी वो लोग भी नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल मनी सप्लाई कम हो जाता है। जब आप भैया लोन ही नहीं लोगे इकोनॉमी के अंदर, तो भैया मनी सप्लाई तो अपने आप ही कम हो जाएगा। और ये क्यों किया जाता है? इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए किया जाता है। और इस समय आरबीआई और फेड दोनों ही इस चीज को कर रहे हैं। देखिए आरबीआई का तो टारगेट आपको पता ही है 4% ±2, है ना। फेड का जो टारगेट रहता है वो 2%। और इस समय यूएसए में जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो 9 से 10% चल रहा है, जो कि उसमें काफी ज्यादा है यूएसए के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो फेडरल बैंक ने अपने रेट इंटरेस्ट किए हैं, आरबीआई ने भी किए हैं। ये सिर्फ 2 ही बैंक नहीं, अगर आप कनाडा को देखोगे, ऑस्ट्रेलिया को देखोगे, अगर आप यूके को देखोगे, तो जर्मनी को देखोगे, सभी यही कर रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा नजर आ रहा है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के मतलब मनी सप्लाई या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दीजिए। लेकिन ये हर कंट्री में एक तरह से लागू नहीं होता है। तो जैसे उन्होंने कहा कि देखिए फेड का जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट है वो 75 बेसिस बढ़ा दिया गया है ना, क्योंकि उनका जो वो चल रहा है जो इन्फ्लेशन वगैरह, तो 2% का टारगेट उनको लोगों करना, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो व्हाट इज इन्फ्लेशन, ये आपको बताने की बात नहीं है। प्राइस राइज होता है तो इन्फ्लेशन वहां पे हो जाता है ना। व्हाई इज इन्फ्लेशन बैड? अब यहाँ पे ये समस्या है, इन्फ्लेशन खराब क्यों है भैया, है ना। देखिए इसके बहुत सारे रीजन है। पहली बात तो यही है कि इसका चीजें जो है महंगी हो जाती हैं। हाँ, अगर चीजें महंगी हो रही हैं उसके हिसाब से अगर आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है फिर कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और डिमांड के हिसाब से अगर चीजों की सप्लाई भी हो रही है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको 4 एप्पल चाहिए, 4 एप्पल अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब 4 एप्पल चाहिए और एक ही एप्पल अवेलेबल है,
तब दिक्कत होती है, जिसे हम लोग कहते हैं एक अनार 100 बीमार, तब दिक्कत होती है। तो इनका कहना है कि इन्फ्लेशन बुरी इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से ना लोग जो खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि मान लो आपको आज एक कार खरीदनी है, ठीक है, और आज महंगाई बहुत ज्यादा है, तो आप कार आज ना खरीद के आप उसको 6 महीने के बाद, साल भर के बाद खरीदते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद 6 महीने के बाद, साल भर के बाद इन्फ्लेशन कम हो जाएगा और कार की कीमत कम हो सकती है, या फिर इंटरेस्ट रेट भी जो है वो कम हो सकता है। तो आपकी जो खरीदारी है ना, वो आप फ्यूचर पे छोड़ देते हो। देखो यहां पे ना आगे बताऊंगा आपको कि एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं इकोनॉमी के अंदर, जिसे हम लोग कस्टमर बिहेवियर कहते हैं, उस तरह से काम करता है। और रिसेशन क्या है? रिसेशन दोस्तों, अब क्या इन्फ्लेशन आने से रिसेशन आएगा, क्या इंटरेस्ट रेट हाइक करने से रिसेशन आएगा, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। रिसेशन का मतलब ये होता है कि जब 6 महीने तक, मतलब 2 क्वार्टर कंटिन्यूसली, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, 6 महीने तक लगातार आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हो रही है, उसे कहते हैं रिसेशन। तो क्या इस समय जो इन्फ्लेशन आ रहा है, क्या इसकी वजह से रिसेशन आ सकता है? अब ये बड़ा सवाल है। देखिए, जब हम लोग डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, अमेरिका वगैरह की बात करते हैं, तो वहां पे यूजली ये देखा गया है हिस्ट्री में, जब जब इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है तब तक वहां पे रिसेशन आया है। इंडिया में ऐसा नहीं नजर आ रहा है अभी हम लोगों को, इंडिया में ऐसा कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट हाइक करने का रीजन सीधा सीधा सा ये हुआ कि आपकी मनी सप्लाई कम हो गई है। मनी सप्लाई कम हो गई है तो डिमांड कम हो गई है, और डिमांड कम होगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा। ऑब्वियस सी बात है ना? प्रोडक्शन कम होगा तो सीधी सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो आपकी परचेजिंग जो कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर है, वो डिक्रीज होगी। परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी तो सीधा सीधा सी बात है पूरी इकोनॉमी आपकी डाउन चली जाएगी, जिससे रिसेशन आ सकता है। तो ये पूरा साइकिल होता है इस तरह से, ठीक है। ये डेवलप्ड कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में एक जैसे काम नहीं करता, लेकिन डेवलप्ड कंट्री में मोस्टली काम करता है। तो इसीलिए वहां पे रिसेशन होता है अमेरिका में, जब जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की जाती है। हाँ, इंडिया में इतना सारा सिस्टम यहाँ पे होता नहीं है। तो इनका वही कहना है कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन व्हाट इज कॉजिंग इन्फ्लेशन, रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे फूड और फ्यूल। फूड और फ्यूल, ठीक है। फूड और फ्यूल की हम लोग बात करें तो फ्यूल का तो सीधा सीधा सब जो है रशिया यूक्रेन के साथ आप उसको अटैच कर सकते हो। फ्यूल की भी बात आती है, जैसे अगर हम लोग खासकर इंडिया में बात करें तो हीट वेव की वजह से वो प्रॉब्लम हुई है ना, प्रोडक्शन हमारा कम हुआ। उसकी वजह से अगर आप ऑयल की बात करो तो इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह से ऑयल की समस्या आई। यूक्रेन से हम लोग बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर भी इंपोर्ट करते थे, वहाँ से हम लोग जो है ऑयल, जो है वेजिटेबल ऑयल भी हम लोग इंपोर्ट करते थे, तो वो भी समस्या हमारी वहाँ पे है। हाँ, तो ये कुछ रीज़न है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इस पूरे आर्टिकल में कि इन्फ्लेशन इस समय जो बढ़ा है दुनिया भर में, चाहे वो फूड हो चाहे फ्यूल हो, वो रीज़न डोमेस्टिक नहीं है, वो रीज़न जो है इंटरनेशनली है। खासकर यूरोप के अंदर जो वॉर चल रहा है, कहता है बट हाउ विल रेजिंग द इंटरेस्ट रेट रिड्यूस द फूड और फ्यूल प्राइसेस। तो भैया इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से फूड और फ्यूल प्राइस कैसे कम हो जाएगा? देखिए सीधी सी बात, आपने एक बात पहले आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि फूड और फ्यूल प्राइस का डोमेस्टिक इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, इंटरनेशनली बढ़ रहा है। तो भैया फिर आरबीआई क्यों खामखा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रही है, जब उसका लेना ही देना नहीं है डोमेस्टिक इकोनॉमी से? इन्होंने यही कहा, इट वांट इंटरेस्ट रेट हाइक करने से फूड और फ्यूल प्राइस कम नहीं होगा। तो फिर क्यों कर रहे हैं, सवाल ये है। तो यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। एक्सपेक्टेशन समझाता हूं आपको। देखिए क्या होता है, देखिए पहले ये पढ़िए लिखिए क्या कहता है। They cannot bring down food and fuel prices by forcing banks to charge the higher interest rate from people wanting to buy a new car or opening a new shop or even taking the education or the home loan। तो अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन, ये सब महंगा हो जाएगा। लेकिन इससे फ्यूल पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए यहां पे सीधी सी बात है भैया, अगर आपका मान लो कार लोन महंगा हो गया तो आप आज कार नहीं खरीदोगे, आप उसको पोस्टपोन करोगे मे बी 1 साल के बाद। तो जब आप आज कार नहीं खरीदोगे, इसका मतलब यह हुआ कि फ्यूल की कंजम्पशन कम होगी, क्योंकि लोग कार कम खरीद रहे हैं तो फ्यूल की कंजम्पशन कम होगी। फ्यूल की कंजम्पशन कम होगी तो फ्यूल की डिमांड कम हो जाएगी। फ्यूल की डिमांड कम हो जाएगी तो उसका प्राइस अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा, है कि नहीं? सीधी सी बात है, कम कार होंगी तो कम पेट्रोल यूज होगा और डिमांड कम हो जाएगी। तो एक तो इस तरह से इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर इंटरेस्ट रेट हाइक करने का।
दूसरी जो यहाँ पे चीज आती है उसे हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, देखिए थोड़ा आप इसमें कहते हैं इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। ये थोड़ा अपने तरीके से समझाता हूं, यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी इकोनॉमिकल की लिखी हुई है। देखिए एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता है कि जो लोग हैं, जो कंज्यूमर है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर जैसे मान लो यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, राम यहाँ पे एक आदमी है, और राम को यह लगता है कि आने वाले 6 महीने में इन्फ्लेशन बहुत हाई होने वाला, उसको ऐसा लगता है। होगा कि नहीं होगा एक अलग बात है, लेकिन स्पेकुलेशन है। तो वो 6 महीने के बाद जो चीज खरीदेगा, 6 महीने में खरीदने की बजाय उसको आज ही खरीदेगा। समझ रहे हो? अगर मान लो उसको कोई बाइक लेनी है और उसको यह लगता है कि 6 महीने बाद इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और बाइक का प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब आज ही खरीद ले उसको। ये होता है एक्सपेक्टेशन का मतलब। और इसका उल्टा भी होता है। मान लो राम को लगता है कि 6 महीने के बाद इन्फ्लेशन बहुत कम हो जाएगा, तो बाइक का प्राइस कम हो जाएगा, तो उसको वो पोस्टपोन कर सकता है, 6 महीने बाद खरीद सकता है। तो एक्सपेक्टेशन का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि फ्यूचर में कैसी होगी इन्फ्लेशन, कैसा प्राइस होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको ऐसा लगता है कि 6 महीने बाद बैंक से लोन लेना महंगा पड़ेगा, तो आप उसको आज ही ले लोगे। 6 महीने बाद क्यों लोगे? अगर आपको लगेगा कि इंटरेस्ट रेट 6 महीने बाद हाई होगा, मान लो आज इंटरेस्ट रेट 4% है और आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट जो है 6% हो जाएगा, तो भैया आपको कार लोन, होम लोन जो भी लेना आप आज लोगे ना, फ्यूचर में थोड़ी लोगे। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कंज्यूमर बिहेवियर होता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फ्लेशन को टैकल करने में। एक्चुअली यही आरबीआई कर रहा है। तो देखिए इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि इंटरेस्ट रेट हाई करने से इन्फ्लेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, लेकिन एक्सपेक्टेशन के ऊपर फर्क पड़ता है। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया है, तो लोगों को लगता है कि फ्यूचर में जो है लोन लेना महंगा पड़ेगा, इसीलिए लोग जो है अपनी खरीदारी कम करना शुरू कर देते हैं। इकोनॉमी में डिमांड कम होने लगती है, डिमांड कम होती है तो मनी सप्लाई कम होती है, और जिसकी वजह से कंजम्पशन भी कम होना शुरू हो जाता है। यही इस समय आरबीआई चाहता है कि लोग जो है बेसिकली डिमांड कम करें, क्योंकि डिमांड, और बीच में उनको समय मिल जाता है सप्लाई को प्रॉपर करने का। अगर लोग खरीदारी को पोस्टपोन करेंगे तो वो जो बीच वाला पीरियड मिलता है, सरकार उसमें जो सप्लाई की कमी थी ना, उसको दूर कर सकती है। ये कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। सो हाउ डज द राइजिंग ऑफ द इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू, मैंने आपको जो बताया ना वो सारी की सारा बेसिकली यही बात कर रहा है। मैंने आपको अपने स्टाइल में बता दिया है, बाकी जिसको यहाँ से लैंग्वेज पढ़नी है तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमी में, और इसकी बहुत सारी डायमेंशन भी होती हैं। देखिए हमें कोई पीएचडी तो करना नहीं है इन्फ्लेशन के अंदर, कुछ बेसिक लिंकेज हमें पता होनी चाहिए कि बैंक और इन्फ्लेशन का लेना देना क्या होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई किस तरह से काम करता है, कंज्यूमर बिहेवियर किस तरह से काम करता है, इंटरनेशनल जो हैपनिंग्स हो रही हैं उसका इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। ये कुछ चीजें आपको इन्फ्लेशन के बारे में डेफिनेटली यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे यही था। कहता है इंडियाज एमर्जिंग ट्विन डेफिसिट कंसर्न्स। ये ट्विन डेफिसिट को लेके पहले भी यूपीएससी बार मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। तो हमारी जो अभी एक मंथली इकोनॉमिक बेसिकली रिव्यू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, तो यहां पे ये कहा गया कि अभी दुनिया भर में जो प्रॉब्लम चल रही है, खासकर स्टैगफ्लेशन का जो डर सता रहा है डेवलप्ड कंट्री में। हालांकि उन्होंने ये कहा कि इंडिया में स्टैगफ्लेशन नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली इन्फ्लेशन इंडिया में बहुत हाई है, खासकर जो रशिया यूक्रेन की वजह से जो हो रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन वगैरह। तो इन्होंने 2 डेफिसिट की बात की है। डेफिसिट, एक डेफिसिट है फिस्कल डेफिसिट और दूसरे डेफिसिट की बात की है करंट अकाउंट डेफिसिट। ये दोनों में आपको बताता चलता हूं, देखिए होता क्या है। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली एक डिफरेंस होता है बिटवीन गवर्नमेंट्स इनकम एंड गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, मान लो गवर्नमेंट की इनकम जो है वो 100 रुपए है और गवर्नमेंट का खर्चा जो है वो 150 रुपीज है, तो 50 रुपए जो है आपका फिस्कल डेफिसिट है। तो ये फिस्कल डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है? तो ये 50 रुपए भैया सरकार को चुकाना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए सरकार क्या करेगी, इसके लिए पैसा बोरो करेगी। अब सीधी सी बात है कि दुकान वाले से आप रोज सिगरेट पीते हो, उसको पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा ना। तो सरकार की इनकम है 100 रुपए, सरकार का खर्चा है 50 रुपए, तो ये 50 रुपए सरकार कहां से फुलफिल करेगी? इसके लिए बोरो करेगी, है ना। बोरो करेगी या पैसा प्रिंट करेगी, 2 चीजें हो सकती हैं। प्रिंट करेगी तो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, तो ये भी चीज खराब है। हाँ, बोरो कर सकती है, कहां से बोरो कर सकती है? आरबीआई से बोरो कर सकती है, बैंकों से बोरो कर सकती है,
या फिर जनता से बोरो कर सकती है, आपके जैसे मेरे जैसे लोगों से भी बोरो कर सकते हैं। कैसे करती है? बॉन्ड इशू करके। ये तो तरीका होता है ना पैसा अरेंज करने का। और समस्या ये है, अगर इस बोरोइंग का काम भी सरकार करेगी तो भैया प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? बस समस्या ये है ना, अगर सरकार बोरो नहीं करती तो प्राइवेट सेक्टर बोरो करता, और प्राइवेट सेक्टर जो है बिजनेस को एक्सपेंड करता। लेकिन क्योंकि मजबूरी में सरकार को बोरो करना पड़ रहा है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर के पास बोरो करने के लिए पैसा नहीं, मतलब उनके पास कैपेसिटी नहीं है। सीधी सी बात है, क्योंकि मनी सप्लाई तो लिमिटेड ही सी है ना, तो प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी श्रिंक करने लगती है। और एक चीज आप यहां पे देखो, बोरो करना बुरी बात नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि आप बोरो जो करते हो उसके पैसा कहां खर्चा करते हो? क्या आप उसको कैपिटल में खर्चा करते हो या उसको रिवेन्यू में खर्चा करते हो? ये भी तो समस्या है ना। देखिए, अगर आप कैपिटल में खर्चा करते हो, कैपिटल मतलब खर्च जैसे आपको रोड बनाने के लिए, पोर्ट्स बनाने के लिए, स्कूल वगैरह बनाने के लिए, है ना, अगर यहाँ पे खर्चा करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे तो आपका मनी जनरेशन होता है। लेकिन हाँ, रिवेन्यू में खर्चा करते हो तो भैया यहाँ पे कोई जनरेशन नहीं होता, ये सिर्फ खर्चा होता है। और अनफॉर्चुनेटली सरकार जो पैसा बोरो करती है फिस्कल डेफिसिट को फिल करने के लिए, वो रिवेन्यू पे ज्यादा खर्चा करती है, कैपिटल पे ज्यादा खर्चा नहीं करती है। तो एक तो इंडिया में ये समस्या है इस समय, जो ट्विन डेफिसिट में पहली समस्या फिस्कल डेफिसिट की है, तो सरकार को ये सब करना पड़ रहा है। दूसरी जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो है करंट अकाउंट डेफिसिट की। करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर दोस्तों दो चीजें होती हैं, एक होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसे हम लोग ट्रेड अकाउंट कहते हैं। दूसरा होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसको हम लोग इनविजिबल कहते हैं। बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों चीजें होती हैं। तो गुड्स का मतलब तो वही सीधा सीधा सा हो गया जो फिजिकल टर्म में हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। मान लो कोई रेडियो किया, कॉटन किया, वीट किया, राइस किया, वो गुड्स होता है, ठीक है। सर्विसेज में जो है दूसरी हमारी जो सर्विसेज हो, जैसे आईटी वगैरह आपका हो गया। अब करंट अकाउंट डेफिसिट में ये प्रॉब्लम है कि इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है ना, और एक्सपोर्ट कम करते हैं हम लोग। और क्योंकि इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है तो हमें वो पैसा डॉलर में चुकाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी कम हो जाता है। सीधी सी बात ये है। और बात ये है कि जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट के बजाय, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक करेंसी वीक हो जाती है। बेसिकली मैं रुपए की बात कर रहा हूं। और जब एक बार रुपया वीक हो जाता है तो इंपोर्ट के लिए आपको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है, सीधी सी बात है। तो ये सारी की सारी समस्याएं जो है इस समय इंडिया में चल रही हैं, इसलिए हमारा रुपया भी डॉलर के कंपैरिजन में कम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो यूएसए में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया की बजाय, तो जिसकी वजह से भी हमारा रुपया यहाँ पे काफी डाउन जा रहा है। तो ये दो समस्याएं बेसिकली हमारे यहाँ पे बताई गई हैं, फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट। इसको लेके यूपीएससी में ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है, फ्यूचर में भी पूछ सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, मेंस में भी पूछ सकता है। तो तो पूछ सकता है आपसे सिंपली वो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्विन डेफिसिट। यहाँ पे मतलब क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्विन डेफिसिट, ठीक है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स and suggest some solutions to address the problem, ठीक है। तो 150 वर्ड्स एंड 10 मार्क्स में आप ये क्वेश्चन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बस आपने दोनों बताना है, इसमें फिजिकल डेफिसिट बताना है और करंट अकाउंट डेफिसिट बताना है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा आपने बस इसको एलैबोरेट कर देना है, कुछ एग्जांपल वगैरह आपने डाल देने हैं, बाद में जो है जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का जो है आप थोड़ा सा सॉल्यूशन बता दोगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हो, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब बढ़ते हैं, कल देखे समर सोलिस्टिस था, ये तो आपको मैंने कल ही बता ही दिया था, इसमें कुछ खास और है नहीं। एडिटोरियल सेक्शन में बढ़ते हैं, तो छोटे छोटे एडिटोरियल हैं, कोई खास बहुत ज्यादा दमदार तो नहीं, बट ठीक है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। एमपीसी के बारे में बेसिकली बात कर रही है, तो मॉनेटरी पॉलिटी कमेटी के बारे में बात कर रही है। मॉनेटरी पॉलिटी कमेटी जो पॉलिसी कमेटी होती है, इसका मेन पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस होता है इन्फ्लेशन को टारगेट करना और जो मॉनेटरी पॉलिसी है हमारी कंट्री की, ठीक है, उसको डिसाइड करना। देखिए नाम में ही है इसके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मतलब होता है दोस्तों, मतलब होता है मनी सप्लाई, ठीक है। और मनी सप्लाई को एड्रेस करने के कई सारे तरीके होते हैं आरबीआई के पास, जैसे रेपो रेट है ना, रिवर्स रेपो रेट, हमारे पास जो है हमारा सीआरआर है, ठीक है, एसएलआर है, कई तरीके होते हैं। पहले क्या होता था, पहले रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एक फिक्स होते थे। फिक्स इन द सेंस कि जैसे इनके बीच में एक का डिफरेंस होता था। अगर रेपो रेट जो है मान लो वो 5% है, तो रिवर्स रेपो रेट जो है वो 4% हुआ करता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है,
वो अपने आप से कम ज़्यादा कर सकती है आरबीआई। रेपो, सीआरआर, एसएलआर के बारे में आपको पता ही है। तो ये सारा किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? ये आरबीआई के जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन कौन होते हैं? यहाँ पे 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं जो कि सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और इसको चेयर कौन करता है? गवर्नर इसको चेयर करता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो इन्होंने क्या बताया इसके अंदर? ये बताया गया कि जो इन्फ्लेशन टारगेट रिफॉर्म हुए थे 2016-2018 के बीच में, तो होता क्या है, जब भी मॉनेटरी पॉलिसी सामने आती है, मार्केट में आती है, तो इसके लिए आरबीआई एक बयान इशू करता है, एक रिपोर्ट इशू करता है पब्लिक में, मीडिया वगैरह में भी आते हैं गवर्नर वगैरह। 2016-2018 के बीच में क्या हुआ करता था? जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन हुआ करता था और जो आरबीआई गवर्नर का जो डिसीजन हुआ करता था वो सेम हुआ करता था, सेम। लेकिन अभी जो है पिछले 2 साल में चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं। आरबीआई की जो एमपीसी की रिपोर्ट है वो सेपरेट आती है, आरबीआई का जो गवर्नर है वो सेपरेट स्टेटमेंट देते हैं, और कई बार ऐसा देखा गया है कि दोनों जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग होती हैं। तो भैया इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एमपीसी कमेटी है उसके अंदर जो है जो मेंबर हैं वो अग्री नहीं करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर। तो देखिए क्या हुआ, अभी एमपीसी ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे। क्यों इंक्रीज करेंगे? क्योंकि भैया हम लोगों को इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। इन्फ्लेशन को टारगेट कैसे कर सकते हैं? मनी सप्लाई को कंट्रोल करके। तो ये तो एमपीसी का डिसीजन है, लेकिन गवर्नर ने पता क्या कहा? गवर्नर ने कहा कि हम लोग ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करेंगे। तो भैया दोनों चीजें तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई ना। ग्रोथ के ऊपर फोकस तो तब होता है जब मनी सप्लाई हाई होती है, लेकिन आपने यहाँ पे मनी सप्लाई को कम करने के लिए स्टेप ले रहे हो, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। गवर्नर कुछ और बोल रहे हैं, मैं और एमपीसी कुछ और बोल रहा है। तो ये बीच में जो गैप आ रहा है ना दोनों स्टेटमेंट के बीच में, तो इनका ये कहना आर्टिकल में कि उसकी वजह से जो ट्रस्ट है ना वो थोड़ा सा डाउन चला जाता है। तो आरबीआई को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया आप कहना क्या चाहते हो। जैसे 3 में बोलता है ना, वो कहना क्या चाहते हो, तो वो बेसिकली उसी के बारे में बात कर रहा है। तो 2016 के अंदर हम लोगों ने आरबीआई एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया था जिसमें इन्फ्लेशन को टारगेट किया गया था, मतलब आरबीआई को ड्यूटी दिया गया था। अभी आरबीआई ना लीगल तौर पे बाइंडिंग है, लीगल तौर पे आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना पड़ता है अभी हमारे कंट्री के अंदर। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए उन्होंने जो है रेपो रेट वगैरह को इंक्रीज किया है। तो वो थोड़ा बहुत इन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि जो इस तरह के जो प्रोग्राम है जो आरबीआई लेता है मनी सप्लाई वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, है ना, उसके अलावा फॉरेक्स मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसके अंदर भी आरबीआई इंटरवीन कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली बयान नहीं दे रहा है, इंटरवीन कर रहा है। देखिए जब रुपए की वैल्यू कम होती है डॉलर के कंपैरिजन में, तो आरबीआई क्या करता है, मार्केट से डॉलर परचेज कर लेता है, क्योंकि ठीक है डॉलर परचेज कर लेता है, या फिर डॉलर की सप्लाई को बढ़ा भी सकता है, डिपेंड करता है। अगर मार्केट में डॉलर की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है मान लो, तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाती है, तो उस केस में मार्केट से डॉलर को आरबीआई खींच लेता है, सप्लाई को कम कर देता है। और अगर मार्केट में डॉलर की सप्लाई बहुत कम हो गई है तो डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस केस में आरबीआई मार्केट में डॉलर को सप्लाई कर सकता है। तो ये इस तरह से भी रुपी और जो है डॉलर की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए आरबीआई काम कर सकता है। लेकिन हम क्या है ना, हम लोग फ्री इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी का मतलब ये है कि हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फॉलो करते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब रुपी और डॉलर की वैल्यू जो है आपस में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होती है रादर देन गवर्नमेंट। अभी हम लोग चाइना नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है कि आरबीआई डिसाइड करेगा, नो, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से खुद डिसाइड हो जाता है। तो लेकिन आरबीआई यहाँ पे भी इंटरवीन कर रहा है आजकल, क्योंकि रुपये की वैल्यू काफी कम हो रही है डॉलर के कंपैरिजन में। लेकिन ये जो स्टेप्स आरबीआई ले रहा है ना वो पब्लिक को नहीं बता रहा है, इंटरनली कर रहा है, जो कि गलत है। डेमोक्रेसी है भैया, ओपनली होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी वगैरह होनी चाहिए। कोई इतना दमदार आर्टिकल नहीं है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, बस थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके काम आ सकता है, ठीक है। फिर कहता है शॉर्ट चार्जिंग द अग्निवीर्स, तो ये नेक्स्ट एडिटोरियल है यहाँ पे लास्ट। तो देखिए हमें पता है कि अग्निवीर जो है अगर जाएंगे वो फोर्सेज में, जब अग्निवीर जाते हैं तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप मान लो 10वीं करके जाते हो तो आपको जो है 12th का सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप 12th करके जाते हो तो आपको जो है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये किसके किसके द्वारा दिया जाएगा? ये जो है यूजीसी के द्वारा दिया जाएगा, और जो है हमारा जो एनआईओएस है ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसके द्वारा दिया जाएगा। तो ये इन्होंने बात कही, ये तो चलो कोई बात नहीं। अब शुरुआत, मेन मुद्दा जो है इसके बाद शुरू होता है। मुद्दा ये है कि उस एजुकेशन की क्वालिटी क्या होगी। सरकार ने ये कहा कि इसको हम लोग जो है 50-50% में डिवाइड करेंगे। 50% जो क्रेडिट दिया जाएगा बच्चों को, मतलब जो अग्निवीर हैं,
वो तो उनको दिया जाएगा उनकी ट्रेनिंग के बेसिस पे, जो वहां पे ट्रेनिंग करेंगे। 50% का क्रेडिट दिया जाएगा उनके एग्जाम के बेसिस पे, जो एग्जाम भी कंडक्ट कराएंगे। अब ये बात है वो एग्जाम कब देंगे, ये भी तो बड़ी बात है ना। अगर मान लो कोई अग्निवीर अगर वो ड्यूटी पे गया हुआ बॉर्डर पे, तो वहां पे तो एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएगा, तो ना ही वहां पे एग्जाम दे पाएगा। तो जब वो ड्यूटी से वापस आएगा तब अपने एग्जाम को दे पाएगा। और ये जो 50% ट्रेनिंग दी जा रही है आपको, ट्रेनिंग के बेसिस पे जो 50% का आपको क्रेडिट दिया जा रहा है, ये जब आप अग्निवीर से रिटायर होकर जब आओगे, ये आपको कैसे हेल्प करेगा आपको नॉर्मल जॉब्स लेने में, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हाँ ठीक है, आपने वहां पे डिसिप्लिन सीखा, आपने लीडरशिप स्किल सीखे, आपने फिजिकल ट्रेनिंग वहां पे लिया, वो ठीक है, लेकिन वो सिविलियन जॉब्स के अंदर कैसे हेल्प करेगा, ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। अब मान लो आप अग्निवीर हुए, आप रिटायर होके वहां से आए 4 साल के बाद, और आपको एसएससी एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो क्या ये स्किल आपके यहाँ पे काम आएंगे एग्जाम को क्लियर करने में? नहीं आएंगे ना। दूसरी बात, जो ये 50% आप एग्जाम दोगे, इसके लिए सिलेबस क्या होगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इनका ये कहना है कि हम इसके लिए स्पेशल सिलेबस डिसाइड करेंगे, क्योंकि नॉर्मल सिलेबस तो उनके पास समय नहीं होगा पढ़ाई करने का, तो इसके लिए स्पेशल जो है करिकुलम तैयार करेंगे। अब समस्या ये है कि जो स्पेशल करिकुलम आप तैयार करोगे, वो बाद में वहां से रिटायर होने के बाद जो सिविलियन जो उसमें कैसे हेल्प करेगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसके अंदर सब्जेक्ट कौन से होंगे, कैसे वो पढ़ेंगे, कौन उनको टीच करेगा, ये भी यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। तो ये जो इन्होंने यहाँ पे जो चीजें की है ना, 50% का ये करेंगे वो करेंगे, ये बेसिकली अग्निवीर जब वहां से आएंगे 4 साल के बाद, तो वो ना तो वहां के रहेंगे और ना ही वहां के रहेंगे। भैया हाथ में सर्टिफिकेट जरूर रहेगा, है ना, लेकिन उस सर्टिफिकेट की वैल्यू कुछ नहीं है ना, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। तो फिर से आपको शुरुआत से करना पड़ेगा। तो सिविलियन लाइफ में आपके वो काम बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। तो ये सर्टिफिकेट ना होके ये बस एक तरह का पेपर रहेगा, और इसके अलावा कोई ज्यादा वैल्यू इसकी नहीं रहने वाली है, अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल। तो ये जो है इन्होंने कुछ कुछ चीजें यहाँ पे बात की है। और जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा वो तो, या अगर आप जो है ग्रेजुएशन करते हो वहां पे, तो बीए का दिया जाता है और बीकॉम का दिया जाएगा, और दूसरी चीजें आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। मतलब बीएससी, बी फार्मा, ये सब आपको नहीं मिलने वाला, खाली बीए और बीकॉम की डिग्री आपको मिलने वाली है। ये कुछ कुछ चीज़ें जो है इन्होंने यहाँ पे कही हैं कि थोड़ा सा बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। अगर आप रियल में चाहते हो, अगर आपको अग्निवीर की हेल्प करनी है, तो प्रॉपर तरीके से जो है करिकुलम डिज़ाइन कीजिए, प्रॉपर तरीके से जो है आप सारी चीज़ों को लागू करिए, ताकि वहाँ से आने के बाद वो आइसोलेटेड फील ना करें, है ना। अब उनके अकाउंट में पैसा तो ज़रूर होगा, लेकिन उस भैया पैसे का करेंगे क्या, ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। अब इतने पैसे में ना तो कोई बिजनेस शुरू हो सकता है ना, 10-11 लाख में क्या ही शुरू होगा। और दूसरी बात है, एजुकेशन भी उनके पास प्रॉपर नहीं है, तो वहां से आने बाद उनको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा क्या, फिर ट्यूशन्स लगानी पड़ेंगी, वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं। और 4 साल आर्मी में रहने के बाद एकदम से दोबारा पढ़ाई आके रिज्यूम करना, शुरुआत से करना, वो भी बहुत डिफिकल्ट होगा। तो बेसिकली इनका कहना है कि इसकी वजह से वो तो ना तो वहां के रहेंगे ना वहां के रहेंगे, है ना। हाँ, जो 25% लोग हैं जो बाद में 4 साल के बाद उसको परमानेंट कमीशन में लगाया जाएगा 15 साल के लिए, वो एक अलग बात है, लेकिन जो बाकी 75% वापस आएंगे, उनके लिए तो समस्या यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आज हम लोग पीडीएफ नहीं बना पाए अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज अवेलेबिलिटी नहीं था हमारे पास, बट आई होप आपको जो है कुछ कुछ टॉपिक्स यहाँ पे कवर हुए होंगे। कल से हम लोग प्रॉपरली द हिंदू का आर्टिकल करने वाले हैं। जो एक आंसर आपको लिखना था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वो आप कर सकते हो। उसके अलावा 3 जुलाई से हम लोग अपना फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन पूरी आप वहां से ले सकते हो। उसके अलावा एक फॉर्म भर सकते हो, आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आपकी कवर करते हैं। आपका डेली क्विज होता है, वीकली क्विज होता है, करंट अफेयर एनालिसिस होती है, मेंटरशिप होती है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, सब कुछ हम लोग यहाँ पे आपका कवर करवाने वाले हैं। तो उसके लिए आप जो है जाके वो कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।